पास्ट पेपर्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, पेज 114 पे। पेज 114 पे क्वेश्चन नंबर 2। ये थर्ड रो में ना जगह बना दें, थर्ड रो में बैग आगे रखते हैं, शक अगली रो में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। A nationalized bank, after privatization, has announced a golden handshake scheme for its employees, under which lump sum payments are proposed to be made to employees who opt for the scheme. Discuss the chargeability of above amounts in the hands of employees. जी बताएं, और जल्दी बता दें पेज नंबर कौन सा आएगा पेज। जवाब पेज नंबर। क्वेश्चन अब गुजर गया भाईजान, रात गई बात गई। अच्छा जी, सॉल्यूशन बताएं कौन सा पेज है। 89। एक एम्प्लॉय जिसको टर्मिनेशन बेनिफिट की वजह से पैसे मिल रहे हैं गोल्डन हैंडशेक के, तो वो A/B% लगाएगा, यही बात है। चलें आगे, अगला पढ़ें क्वेश्चन 5। पढ़ लिया जी भाई, जवाब दें इसका, क्या करना है। 50,000 इसको एरियर में मिले हैं सैलरी के 2011 वाले इन 12, तो 11 वाले पैसे 12 में मिले हैं। क्या करना चाहिए, असूली तौर पर तो सैलरी टैक्स होती है रिसीव्ड बेस पे, तो 12 में ही इसको इनकम में डालना चाहिए। बट अगर इसको लगे कि इस पे रेट हाई लग रहा है, तो फिर ये इसको गिरा के किस साल ले जाए। कौन सा पेज है, 90। तो वैसे तो आप लिखेंगे कि दिस अमाउंट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस डेट इज इन 2012। हाउएवर के बाद वेयर एनी सैलरी इज पेड टू इन एरियर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉय चार्ज एट हाई रेट एज कंपेयर टू द रेट जो लगता अगर सैलरी उस साल मिल जाती जिससे वो रिलेट करती थी, ही मे गिव नोटिस टू कमिश्नर एंड चूज द अमाउंट टू बी टैक्स्ड इन द ईयर इन विच ही अर्न सैलरी। द अबव ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। और ये बताना आपने कमिश्नर को कब तक है रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराने की तारीख तक, क्योंकि उसने ये पूछा हुआ कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हुए क्या कंसीडर करना चाहिए। कंसीडर ये करना चाहिए आपको कि कमिश्नर को बताओ आप, तो कमिश्नर को ना बताया तो मसला बढ़ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। जाएं जल्दी ढूंढें, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। बाहर के मुल्क में अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल सैलरी कमा ले उसका क्या करना है जी मोहतरम। पेज नंबर 105। सेक्शन 102। एनी फॉरेन सैलरी रिसीव्ड बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी एग्जाम्ड। अगर आपने टैक्स पे कर दिया और अगर एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काट लिया तो भी समझा जाएगा आपने टैक्स पे कर दिया। क्लियर। और वैसे 51 का 2 भी इसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि ये भी फॉरेन सैलरी ही है, लेकिन 51 का 2 अब असल में ना सेक्शन की हेडिंग काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है सवाल की रिक्वायरमेंट से, तो सेक्शन 102 भी वैसे इनफ होगा क्योंकि सेक्शन की हेडिंग देखें फॉरेन सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, और सेक्शन की हेडिंग भी यही है फॉरेन सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। जी अब आप आगे हैं, तशरीफ ले हैं, सारे सेट हो गए हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम करें शुरू। चलें, एम्प्लॉय शेयर स्कीम की डिस्कशन आज शुरू करनी है दोबारा। शेयर्स पड़े हैं इधर, मंगवाने पड़ेंगे। अच्छा भाई, उस क्लास में कोई बैठा हुआ है ऑफिस का बंदा, अब्दुल्ला राजपूत को कहें कि शेयर्स ला दें, प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करवा के लाया, आज शाम तक हम इधर ही हैं। अच्छा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्वेश्चन नंबर 1 करें आज। 2 और 2 कल किया था। 1 पेज नंबर 103। ज़बरदस्त, कमाल जमाल कर दिया आपने। पेज 103। टेस्ट आपका बन चुका है, आज फोटोकॉपी हो जाने, कल आपकी खिदमत में पेश हो जाने। सैटरडे को आप टेस्ट देंगे और मंडे की क्लास में हम 1 घंटा 15 मिनट लगाएंगे उस टेस्ट के सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। पेज 104। तो आपने कोशिश करना है वो सवाल आपसे पेपर में कम से कम आधा सॉल्व हो जाए जो आई कैप एक्सपेक्ट करता है, और अगर आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाए फिर तो बहुत ही कमाल हो जाएगी।
हल्के फुल्के टैक्स क्रेडिट तो जाहिर बात है उसमें आ सकते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी का सवाल होगा, तो हल्की फुल्की एडजस्टमेंट को पिछले टॉपिक्स में से आ गई, प्रॉपर्टी में से कोई घर किराए पे दे दिया, रिपेयर एंड माइनस, अब ये ना कहिएगा कि ये भी अब तो या कैपिटल गेन A माइनस B करना पड़ गया, ये क्या करा रहे हैं हमारे से, ये तो सैलरी के चैप्टर का नहीं है। अब ये चीज़ें साथ साथ आपके लगी हुई हैं जिंदगी के जब तक आप जिंदा हैं, तो इसलिए हल्की फुल्की चीज़ें अगर पीछे से आती नहीं, मैं ये नहीं कह रहा BRS का सवाल आ जाएगा बीच में। अच्छा, पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 1। हर वक्त ना अच्छे बच्चों की तरह रहा करें, जो मर्जी आपसे पूछा जाए, जहां मर्जी जिधर मर्जी खड़े करके। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एक कंपनी ने क्या लॉन्च की? एम्प्लॉय शेयर स्कीम। लॉन्च करते ही दरवाजा खुला और एक भाई एंटर हुए क्लास में। अ कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। मिस्टर उमर एम्प्लॉय, ब्रॉट कहां से हो गया? बॉट होना चाहिए। मिस्टर उमर एन एम्प्लॉय बॉट, उमर ने बाय किया द राइट, क्या बाय किया? राइट, बल्कि प्री रजिस्ट्रेशन बाय की, टू परचेज द शेयर्स, बॉट द राइट टू परचेज द शेयर्स बाय पेइंग ₹5,000। ये तारीख क्या है जी? 25 जून 13। तो 25 जून 13 को, ये बैक पकड़ा है, 25 जून 13 को उसने क्या किया? बोले राइट खरीदा। राइट खरीदने का क्या मतलब है? उसने क्या करवाई है? प्री रजिस्ट्रेशन। तो बता दें प्री रजिस्ट्रेशन कितने में करवाई? 5,000 रुपए में इसने क्या करवा दी? प्री रजिस्ट्रेशन। 25 जून 13 टैक्स ईयर कौन सा बनता है? 2013। तो लेट्स स्टार्ट, टैक्स ईयर 2013, टैक्स ईयर 2013, तारीख बोले 25 जून 13। कौन सा इवेंट हुआ? परचेज राइट, यानी एक प्री रजिस्ट्रेशन सी कराई, मंगनी करवाई इसने, प्री रजिस्ट्रेशन, परचेज राइट। इस दिन कुछ करेंगे, सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। नोट करने का आपको टाइम दिया जाएगा। राइट एक दे दो मुझे, आवाज आए तड़ तड़ की, सफा फाड़ने की, मजा नहीं आया। परचेज राइट, तो एम्प्लॉय को क्या मिला जी? A company launched an employee share scheme. Mr. Umar, an employee, bought the right to purchase the shares on 25 June 2013 by paying ₹5,000. He exercised the right to purchase 3,000 shares on 31 अगस्त 2013 at exercise price of 120 per share. ये क्या मतलब है at exercise price of 120 per share? It is the cost of share. It is the cost of share. He exercised the right to purchase 3,000 shares on 31 अगस्त 13 at exercise price of 120 per share. तो एक्सरसाइज प्राइस का मतलब लिखें कॉस्ट ऑफ शेयर। ओके चलें जी, आप बताएं जी कौन सा साल है और कौन सी तारीख है? टैक्स ईयर 2014। व्हाट हैपेंड इन टैक्स ईयर 2014? किस दिन 31 अगस्त 2013। आ जाओ। ओके, इस दिन इसकी जेब में क्या था? खड़े हो जाओ। इस दिन इसकी जेब में क्या था? इस दिन इसकी जेब में भी राइट नहीं थे बबलू, इस दिन भी इसकी जेब में राइट नहीं थे, इस दिन जेब में राइट आए थे। इस दिन इसकी जेब में क्या था? कुछ भी नहीं, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला, ये अच्छा, तो कुछ भी नहीं है इसकी जेब में, और यानी कि पैसे कोई नहीं और मेला देखने का शौक चढ़ा हुआ है। तो अच्छा, तो इस दिन इसकी जेब में क्या है? बोले कुछ भी नहीं है। इस दिन इसकी जेब में क्या है? परचेज्ड राइट। तो इस दिन इसकी जेब में राइट है। इस दिन इसकी जेब में क्या है? राइट। लेकिन इस दिन इसकी जेब में क्या आ गए? शेयर्स आ गए। इस दिन इसकी जेब में क्या आ गए? शेयर्स आ गए। और इसने, खड़े हो जाओ, इसने राइट एक्सरसाइज करके शेयर पर चेज कर लिया। जोर से पकड़ो। राइट एक्सरसाइज करके इसने शेयर्स, या कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए और फिर कंपनी बैठ गई। कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और शेयर होल्डर या एम्प्लॉय ने शेयर्स क्या कर लिए? परचेज कर लिए। किस दिन परचेज किए? 31 अगस्त 2013 को। राइट एक्सरसाइज्ड या परचेज्ड शेयर्स। फॉर्मूला क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। यही फॉर्मूला था, याद है? ओके। अकॉर्डिंग टू द स्कीम के मुताबिक he was not allowed to transfer the shares before completion of स्कीम के मुताबिक ये 2 साल तक बेच नहीं सकता। स्कीम के मुताबिक ये 2 साल तक शेयर
बेच नहीं सकता, 2 साल तक ये शेयर्स बेच नहीं सकता। इसका मतलब है इस दिन जो इसकी जेब में शेयर्स आएंगे तो एम्प्लॉयर ने इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, भाईजान इन शेयर्स को जो है वो आप छुपा, इस दिन एम्प्लॉयर इस पे कंडीशन लगाएगा ये जो शेयर्स आपके पास आए हैं इसको छुपा छुपा के रखो, इसको आपको किसी को दिखाने की इजाजत। इस दिन शेयर्स पे क्या लग गई, तो ये विद रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स हैं या विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले? आप बताएं, अगर इस दिन मेरे शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगी है तो क्या मैं सोच सकता हूं कि ये मार्केट में इतने के हैं और मुझे इतने का फायदा मिल गया? अभी तो कुछ भी नहीं मैं इनसे हासिल कर सकता, क्योंकि एम्प्लॉयर ने क्या लगा दिया है। तो हमने तो पढ़ा था कि जिस दिन शेयर मिला करेंगे उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइनस कर देंगे। जैसे जिस दिन गाड़ी मिलती थी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गाड़ी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। लेकिन यहां आके अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो पिछले किसी टॉपिक में नहीं था कि शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन लग गई। तो इसमें ना एक शायर था, वो शेर कह रहा था, तो शेर कहते कहते जब पहला मिसरा उसने पूरा किया ना तो अल्लाह को प्यारा हो गया। पहला मिसरा शायर का था, वो शेर ही क्या जो बेच ना सकें। बोलिएगा जरा साथ वाले के मुंह की तरफ ऐसे करके, वो शेर ही क्या जो बेच ना सकें। बस ये दूसरा उसने मिसरा पूरा करना था कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरा मिसरा मैं आप पे छोड़ता हूं, कल आपने पूरा करके लाना है, शायर की मंशा क्या थी। तो अब बोले वो शेर ही क्या जो जब वो शेर ही क्या जो बेच ना सके तो इसका मतलब है फिलहाल हमें सैलरी में ऐड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शेयर्स का फायदा है क्या, उस चीज अबू ने बाइक लेके दे दी, पुत्र चलानी नहीं। अब आप बैठे बैठे वो बाइक ही क्या जो चला ना सके, वो बाइक ही क्या जो चला ना सके, अम्मी ने मोबाइल लेके दे दिया, पुत्र इस्तेमाल नहीं करना, वो मोबाइल ही क्या जो खोल ना सके। इस तरह जिंदगी गुजर रही है बस। अब ये भी क्या कह रहा होगा, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। अब ये कहता रहेगा 365 दफा सूरज ढलेगा यहां तक, फिर दोबारा 365 दफा सूरज ढलेगा यहां तक, तो तकरीबन 700-800 दफा रोजाना छाती मार के क्या करेगा, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, वो शेयर ही क्या जो बेचना। हत्ता के इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी और एक दिन आएगा और एम्प्लॉयर की तरफ से ऐलान किया जाएगा, बड़ी आज तो शेयर बेच सकता है, लेकिन बेचेगा नहीं है, मर्जी है इसकी बेचे ना बेचे। इस दिन आके क्या रिलीज हो जाएगी, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने का मतलब है भाईजान इसकी तय आप खोलें और तय खोल के आप इस तरह जेब में डाल लें, बस इसका ये मतलब है। आज के बाद रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी, अब आप लोगों को दिखाते फिर मेरे पास शेयर है, हो सकते कोई अच्छी ऑफर करते तो आप उसे बेच दें। तो अब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी, आज के बाद आप शेयर बेच सकते हैं, बेचे नहीं बेच सकते हैं। According to the scheme, he was not allowed to transfer the shares before completion of 2 years. Fair market value of shares were 180, 200 and 230. 180 किस दिन की फेयर वैल्यू है, 31 अगस्त 13 की। इस दिन की फेयर वैल्यू क्या है, 180, इसे मैं इग्नोर करूंगा। 30 जून 14 की फेयर वैल्यू क्या है, 200, इसे भी मैं इग्नोर करूंगा। किस दिन की फेयर वैल्यू अवेलेबल है, हाँ कितनी, 200। मोहतरम टाइम पे आया करें, मैं आपके बारे में सोच रहा था कि आप कल आएंगे तो आपकी मैं क्लास लूंगा। अभी आप खड़े हो जाएं, अभी आप खड़े हो जाएं, टाइम पे आया करेंगे। कोई एक बच्चा भी नहीं आता ना तो टीचर की सोच उसकी तरफ गई होती है। अच्छा आप बोलें जी क्या करना है हमने, जल्दी 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 जल्दी, ये मैं गप नहीं मार रहा, जल्दी जल्दी जल्दी, अगर जहन में आ जाए कि नहीं आया वाली, जल्दी जल्दी रिस्ट्रिक्शन रिलीज, बोले 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 बोले, वही 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 फॉर्मूला मशहूर जमाना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर, बबलू माइनस कॉस्ट ऑफ राइट भालू। अच्छा जी, आंडा आंडा आंडा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्वांटिटी 230 वालों को बंदा जूते मारे 3000 क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी बोला था, रिवाइंड करके देख लेना, 3000 क्वांटिटी, फेयर वैल्यू 230। इस दिन खड़े होके इस दिन की फेयर वैल्यू लें, इस दिन की फेयर वैल्यू लें या ये फेयर वैल्यू लें, ये फेयर वैल्यू लें, 690। कॉस्ट ऑफ शेयर, एम्प्लॉय की जेब से गया कितना, एम्प्लॉय की जेब से, अच्छा एम्प्लॉय की जेब से गया कितना, जल्दी बोले, 120 रुपए। ये खोया है, ये खोया है, ये भी तो खोया है 120, और ये भी तो खोया है 5000 रुपए, तो कितने शेयर्स, 3000, एक कितने का 360, और राइट कितने का खरीदा था, 5 का, ये भी जेब से पैसे गए थे। तो वही फॉर्मूला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द डेट ऑफ रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, 325, लेकिन बड़ा बड़ा करके इनकम फ्रॉम सैलरी, नोट कर लो। वो सोल्यूशन ही क्या जो खत्म ना हो,
कोई बेनिफिट मिलता था कि जो हम फेयर मार्केट वैल्यू वर्सेस माइनस कॉस्ट, वो लॉ मेकर कहते हैं इस बेनिफिट को डिले करके रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे डाल दो, उसकी राय है बस, हमें उसी पे चलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर आओ ना भाई। जी कौन सा? उस जगह बना दो एक मिनट। क्या चीज? ये 2013 है, 14 है, 15 है, 16 है, 2016 में आएगी। 2016 में टेस्ट में न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी आएगी, ये तो कल टेस्ट बोलेगा। आपने नोट कर लिया? गुड, छेती कर भाई, 2013 पे अभी। ओके, राइट किधर है? भाई आपको लेट आने की वजह से खड़ा किया गया है और क्लास के एंड तक इंशाल्लाह आप खड़े रहोगे। वजह बता दो क्यों लेट आए हो। क्या? नहीं नहीं, लेट आने की वजह बताओ। अच्छा जी, इस दिन क्या खरीदा मैंने? प्री रजिस्ट्रेशन। इस दिन प्री रजिस्ट्रेशन मैंने कंपनी को जमा करा दी और मैंने क्या खरीद लिया, लेकिन शेयर्स ऐसे हैं जिन पे क्या लगी हुई है, वो शेयर्स ही क्या जो बेच ना सके। वक्त गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा, एक दिन ये आया कि रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई, बट स्टिल शेयर्स मेरे पॉकेट में है, स्टिल शेयर मेरे पास है, तो इसलिए शेयर तो बिके नहीं, तो सैलरी के अंदर गेन जो डाल दें। फॉर्मूला वही, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। लेकिन फेयर वैल्यू किस दिन की लेनी है? जिस दिन रिस्ट्रिक्शन लगी थी या ईयर एंड की, या जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई। तो फेयर मार्केट वैल्यू भाईजान इस दिन की लेनी है, ये एरो मैंने बना दिया। फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन की लेनी है जिस दिन क्या रिलीज हुई, रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई। और ये साल कौन सा है? 15, और ये 2016। इधर आओ, बस नोट कर लिया ना। इसको काट दें, इसको काट दें, 180 और 200 को। क्यों? क्योंकि किस दिन की मुझे फेयर वैल्यू चाहिए? जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई है। उसके में मैं बात करूंगा, इसको उससे लिंक ना करो फिलहाल। अच्छा जी, पढ़ लें जी, पेज 98। Where shares are issued to an employee under an, जहां एम्प्लॉय शेयर स्कीम में एम्प्लॉय को शेयर्स मिल जाएं, एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर, और उनके बेचने पे क्या लगी हो, नोथिंग, नोथिंग, कुछ ऐड ना करें, नोथिंग विल बी एडेड इन सैलरी, इनकम में कुछ ऐड ना करें। ये देख लें, इसके साथ जाके देख लें, नोथिंग, नथिंग, नोथिंग विल बी एडेड इन सैलरी, नो थिंग, कोई चीज सैलरी में ऐड नहीं होगी, नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी। कब तक? कब तक? अंटिल, जब तक एम्प्लॉय हैज अ फ्री राइट, जब तक आपको फ्री राइट ना मिले तब तक सैलरी में कुछ ऐड ना करें। ऑन गेटिंग द फ्री राइट टू ट्रांसफर, और जिस दिन आपको फ्री राइट मिल जाए, वो कितने साल बाद मिला? 2 साल बाद। द सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम द एम्प्लॉय हैज अ फ्री राइट।
माइनस अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द शेयर्स एंड अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द राइट्स। देखें जी, where shares are issued to an employee under an employee share scheme and there is a restriction on the transfer of the share, nothing will be added in salary until he gets the free right to transfer the share. On getting the free right to transfer the share, the salary shall include the fair value of the shares minus a consideration given by employee to employer for cost of shares and for cost of जी मोहतरम, ये कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 103। और इधर हमने लिख लिया सेक्शन 14 के 3 का फर्स्ट पैरा, सेक्शन 14 के 3 का फर्स्ट पैरा। ओके, अच्छा बिल फर्ज ये शेयर्स में अब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी तो मैंने जेब में ऊपर करके रख लिए हैं। बिल फर्ज अगर ये शेयर्स मैं जहां जाके बेच दूं तो फिर तो कल आपको बता दिया था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लगेगी, और वो कैसे लगेगी? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, वेयर कॉस्ट इज सम ऑफ A plus B plus C. A is the cost of share, B is the cost of right and C is income from salary. Cost of share, cost of right, income from। तो इन शेयर्स को अगर कल कला को जाके मैं बेच दूं तो वो तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएंगे जैसे कि कल डिस्कस हुआ था। और वो जो A plus B plus C आप करेंगे तो वो इन तीनों का टोटल होगा जो इसके बराबर आ जाएगा। पेज नंबर 104। एम्प्लॉय शेयर स्कीम समरी। जी मोहतरम, प्री रजिस्ट्रेशन तो 2010 में डिफरेंट सिनेरियोस पेपर में आ सकते हैं। 2010 में मैंने राइट परचेज किया। क्या परचेज किया? राइट। कागज का टुकड़ा या शेयर? कागज का टुकड़ा। प्री रजिस्ट्रेशन मैंने क्या परचेज की? प्री रजिस्ट्रेशन। इसके बाद मैंने क्या की? प्री रजिस्ट्रेशन ही बेच दी। तो अब बोले मैंने अगर प्री रजिस्ट्रेशन बेच दी तो गेन कैसे निकलेगा? A minus B, where A is the consideration received on बेचिंग द प्री रजिस्ट्रेशन एंड D is the cost of प्री रजिस्ट्रेशन। और ये सेक्शन 14 के 5 में हमने पढ़ा था, और इसका नाम बनेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। A माइनस B इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। ये यहां पे नहीं लिखा हुआ, आप अपने नेक हाथों से लिख लें। ओके, okay. 2012 में मैंने प्री रजिस्ट्रेशन खरीदी। 2012 में क्या खरीदी? प्री रजिस्ट्रेशन। 2013 में जाके मैंने प्री रजिस्ट्रेशन कंपनी को जमा करवाई और परचेज क्या किए? शेयर्स। राइट्स कौन बोले? परचेज किए राइट्स, और इस दिन जाके मैंने राइट जमा करवाए कंपनी को, और क्या खरीद लिए? राइट एक्सरसाइज किए और शेयर खरीद लिए। या शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं, पैसे दिए बगैर भी मिल सकते हैं। या कंपनी कहेगी मैंने शेयर इशू कर विद नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर्स पे। अब रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है शेयर्स पे तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इस वक्त मेरी जेब में कौन से वाले शेयर्स हैं? जो नॉर्मल वाले शेयर्स हैं जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। वक्त गुजरता रहा काफी अर्से बाद जाके मैंने सोचा शेयर्स बेच दूं। आई सोल्ड द शेयर्स। तो शेयर्स का बेचना तो कैपिटल गेन में जाएगा, और कल हमने पढ़ा था शेयर्स के बिकने पे क्या होगा? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट प्लस इनकम फ्रॉम सैलरी। और ये जो फिगर होगी मैंने आपको बताया था, ये जो स्टार वाली फिगर है ये इस वाली स्टार वाली फिगर के बराबर हुआ करेगी। ठीक है, तो ये जो गेन आएगा ये जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। क्लियर? कैपिटल गेन में लॉस आ जाए माइनस कर देना, कैपिटल गेन में लॉस आ सकता है। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये होगा मोहतरम कि ये हमने सवाल का कौन सा किया था? तो ये हमने कल सवाल किया था
क्वेश्चन नंबर 2 किया था पेज 103 पे, कल हमने ये सवाल किया था इसका। ओके, एक हमने आज किया है, वो मैं अब पढ़ता हूं। आज वाले में क्या था, मैंने क्या बाय की थी, राइट बाय किया था, प्री रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और इस दिन जाके मैंने राइट एक्सरसाइज कर दिया था, कंपनी को जमा करवा दिया था, और क्या बाय कर लिए थे, शेयर, और कंपनी ने क्या इशू कर दिए थे, शेयर। लेकिन इन पे क्या लगी हुई थी, तो रिस्ट्रिक्शन लगे होने की वजह से मैंने इन शेयर्स को पॉकेट में अंदर करके डाल दिया था, ताकि किसी नजर वाले की इस पे नजर ना पड़े। तो विद रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स मुझे मिल गए थे। फिर मैं वेट करता रहा हत्ता कि रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई, और जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई तो तब मैंने इन शेयर्स को बेचा नहीं, जेब में बाहर निकाल कर रख लिया। रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई। रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे गेन आ जाएगा सैलरी में, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो इतना सा मैंने अभी आपको सवाल में करवाया क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन ये शेयर काल को बिक भी सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन तो रिलीज हो गया, मेरा जब भी दिल चाहेगा बेच दूंगा। इस दिन अच्छी प्राइस लगी, मैंने बेच दिया। जब बेच दिया शेयर तो फॉर्मूला वही, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट प्लस इनकम फ्रॉम सैलरी। और ये जो फिगर आएगी, ये फिगर ये इसके बराबर होगी, किसके बराबर, फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर। तो अगर मैं इस सवाल का इतना सा पोर्शन कहूं तो वो तो मैंने आपको करवा दिया, बस मैंने शेयर सिर्फ बिकवाए नहीं है, तो वो मैंने करवा दिया आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, पेज 103। ओके, एक सिनेरियो हमारा रह गया, वो भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a company चलो बैठ जाओ। अ कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, कंपनी ने एक एम्प्लॉय शेयर स्कीम लॉन्च की है। मिस्टर कासिम परचेज द राइट फॉर 8000 ऑन 12 मार्च 2013। 12 मार्च 2013 को उसने क्या खरीद लिया है, राइट खरीद लिया। 2013 और 12 मार्च 2013 क्या परचेज किया है, राइट परचेज किया। क्या करें, कुछ भी नहीं, राइट परचेज करने पे आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने बड़े गौर से सुनना है। मैं पेज 104 पे आया हूं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। फर्ज करें मैंने राइट खरीदा 4 रुपए का और बेचा 7 रुपए का, तो मुझे गेन कितना आया, 3 रुपए। किसी बताने वाले ने आके बताया था 30 जून को कि बबलू ये 5 रुपए का हो गया है। मैंने उसे कहा मैंने नहीं अभी बेचना चाहिए, रेंट पे किसी ने मुझे आके बताया था ये 5 रुपए का हो गया, लेकिन मैंने उसे कहा मैंने नहीं बेचना अभी, ये 5 रुपए है राइट की फेयर वैल्यू। लेकिन क्या ये फेयर वैल्यू मैंने बेच के रियलाइज कर ली या ये बस एक कीमत है इसकी। अगर पेपर में ये 5 रुपए आपको गिवन हुए ना, तो आपने कहना है मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि अभी तक शेयर बिके नहीं और राइट बिके नहीं। और गेन किस पे लगता है, राइट के बिकने पे लगता है, ना कि राइट के पड़े पड़े महंगा होने पे लगता है। मिसाल के तौर पे आपकी जेब के अंदर मोबाइल है, आपके साथ वाला कहे यार ये लाख रुपए तक का है, अगले दिन आके कहे यार ये 1,01,000 का हो गया, और भाई क्यों रोजाना तंग कर रहे हैं, जब बेचना मैं बेच दूंगा। तो ये इसको कहते हैं पंगा प्रोग्राम। लेकिन अकाउंटिंग में आप लोग इस तरह के पंगे लेते हैं क्योंकि अकाउंटिंग में शायद सर ने पढ़ाया IAS 16 के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपकी पड़ी और साल के एंड पे महंगी हो जाए, चाहे बेचे ना भी, तो उसको रिवैल्यू कर ले। अकाउंटिंग वाले तो ऐसे पंगे लेते रहते हैं, लेकिन टैक्स में ऐसे पंगे लेने की इजाजत नहीं है कि पड़ी चीज महंगी हो जाए तो इसको लिफ्ट ना कराया करें। तो आज के बाद अगर कभी पेपर में राइट की कॉस्ट गिवन हो, बहुत अच्छी बात, राइट की सेल प्रोसीड्स गिवन हो, बहुत अच्छी बात, राइट की फेयर वैल्यू गिवन हो, उसको आपने क्या कर देने, इग्नोर कर देने, क्योंकि फेयर वैल्यू का क्या फायदा जब तक कि आप उसे बेच ना दें। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने राइट बेचने ना हो, बल्कि आपने राइट्स को क्या करना हो, एक्सरसाइज करके ज्यादा पैसे देके शेयर खरीदने हो। शेयर खरीदने में तो काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में फर्ज करें आपने खरीदा था राइट,
जब आपने राइट खरीदा तो किसी ने बताया राइट है 7 रुपए का, मिसाल के तौर पे, या 9 रुपए का राइट है, और आपको साल के एंड पे किसी ने बताया राइट 10 रुपए का हो गया, आप उसे कहेंगे ओ भाई तेरा अपना काम कर, मुझे ना बता राइट 10 का हो गया, मेरा राइट बेचने का इरादा ही नहीं, मैंने तो राइट क्या करने हैं। तो अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर राइट की फेयर वैल्यू दे दे, राइट की, इसको आपने क्या कर देना है, इग्नोर। तो फेयर वैल्यू ऑफ द राइट इज इग्नोर्ड ऑलवेज अनलेस द राइट इज सोल्ड, फिर ए माइनस बी करेंगे, और अनलेस द राइट इज एक्सरसाइज। जब तक राइट बिक ना जाए, जब तक प्री रजिस्ट्रेशन बिक ना जाए, या जब तक प्री रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज करके शेयर ना खरीद लें, तब तक आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। पड़ा पड़ा राइट महंगा होने की क्या ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं, अनलेस के वो बिक जाए या एक्सरसाइज करके आप क्या खरीद लें, शेयर खरीद लें। पेज नंबर 98। द वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट से मुराद है फेयर वैल्यू ऑफ राइट। द फेयर वैल्यू ऑफ राइट टू एक्वायर शेयर्स को मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं। द वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। द वैल्यू ऑफ राइट इज, इसकी फेयर वैल्यू को आपने लिफ्ट नहीं कराने बैठ जाना, अनलेस इट इज सोल्ड और इट इज, हाँ अगर बेच दें तो फिर ए माइनस बी कर दीजिएगा, और अगर बेचे ना और एक्सरसाइज कर लें तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट कर दीजिएगा। तो फेयर वैल्यू राइट वाली को कब तक लिफ्ट नहीं करानी, अनलेस इट इज, और अनलेस इट इज एक्सरसाइज। पड़े पड़े अगर राइट महंगा हो जाए तो हमारी बला से, आप जिस घर में रह रहे हैं किसी ने आपको आके कहा यार ये तो बड़ा महंगा हो गया, क्या फायदा उसका, जब तक कि उसको बेच ना दे। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपसे छुपा के रखा हुआ था पॉइंट 1 के अंदर, ये आज आपसे शेयर हो गया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे क्वेश्चन 3 जो भी मैंने शुरू कराया है, पेज 103 पे। अच्छा यार, ये मैंने जो है ना एक चीज ब्रैकेट में ली है, वो मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में ली है, वो चीज ना अंग्रेजी के एतबार से आपको कंफ्यूज करती है। असूल ये है, द वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये फिक्रा सुन के आपके जहन में सिर्फ राइट आया है, प्री रजिस्ट्रेशन वाला सफा आया है, लेकिन लॉ मेकर ने बड़ी मुश्किल इस्तेमाल की है। वो कहते हैं वैल्यू ऑफ राइट टू एक्वायर शेयर्स। अब ये फिक्रा मैं हमेशा ब्रैकेट में डलवाता हूं क्योंकि वैल्यू ऑफ राइट टू एक्वायर शेयर्स आपको कंफ्यूज करता है। हालांकि इसका असली नाम राइट टू एक्वायर शेयर्स है, लेकिन बच्चे राइट टू एक्वायर शेयर पढ़ के परेशान हो जाते हैं और समझते हैं शेयर भी बीच में कहीं आ गए हैं, हालांकि शेयर्स का तो अभी कोई जिक्र ही नहीं किया मैंने। तो इस राइट का आपके लिए मैंने नाम रखा हुआ है राइट, लेकिन इस राइट का असली नाम है राइट टू एक्वायर शेयर्स। लेकिन राइट टू एक्वायर शेयर्स में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि फिर शेयर्स भी जहन में आने लग जाते हैं और इस सफे की एग्जिस्टेंस लूज हो जाती है। तो इसलिए लॉ मेकर ने इसका नाम क्या रखा हुआ है, राइट टू एक्वायर शेयर्स। इसीलिए कल भी मैंने इसे ब्रैकेट में डलवा दिया था, जरा पॉइंट 5 की अंग्रेजी पढ़ें। वेयर इन अ टैक्स ईयर एम्प्लॉय, ये जो मैंने येलो किया पहले ये पढ़िएगा, वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ कागज का टुकड़ा, द सैलरी शैल इंक्लूड ए माइनस बी। कितनी आसानी। अब अगर इस इंग्लिश को मुश्किल बनाना हो मैंने, वेयर इन अ टैक्स ईयर एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ राइट टू एक्वायर शेयर्स। अब आप समझेंगे ये शेयर्स कहां से आ गए बीच में, शेयर्स आई ही नहीं बीच में भाईजान, ये राइट ही बेच रहे हैं आप। लेकिन इन राइट का मुश्किल सा नाम है राइट टू एक्वायर शेयर। टू एक्वायर शेयर्स दोनों जगह ब्रैकेट में ले लें जिस तरह मैंने ब्रैकेट में लिया है, और ब्रैकेट के अलावा आप फिक्रा पढ़ें, इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन पेपर में थ्योरी में ब्रैकेट वाली बात भी लिखाइएगा। इसका असली नाम है राइट टू एक्वायर शेयर्स। ओके, नेक्स्ट इज वो जो हम सवाल कर रहे थे, A company launched an employee share scheme. Mr. Qasim, an employee, bought purchase rights for 8,000 on 12 मार्च 2013। तो 12 मार्च 2013 को इसने क्या बाय कर लिया, राइट। 12 मार्च 13 को इसने क्या बाय कर लिया। अब इसकी जेब में क्या है, राइट है, यानी प्री रजिस्ट्रेशन है, प्री बुकिंग, प्री रजिस्ट्रेशन है। किसी बताने वाले ने आके बताया भाईजान आपके राइट माशाल्लाह 10,000 के हो गए हैं, बड़ी कीमत हो गई है, लेवल है आपके राइट्स का, तो द वैल्यू ऑफ द राइट्स वाज 10,000। किसी बताने वाले ने आके बताया वैल्यू 10,000 हो गई है, आगे मत पढ़ें। क्या आपको लग रहा है ये फिक्रा पढ़ के कि बेच दिए हैं या पड़े पड़े महंगे हो गए हैं, तो इस 10,000 को इग्नोर करें, 10,000 को इग्नोर करें। ये कहां पढ़े हमने 10,000 को इग्नोर करना, सेक्शन 14 के 1 में अभी हम पढ़ के आए हैं कि 10,000 को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ये पड़े पड़े राइट महंगे हो गए हैं।
अच्छा जी, बाय बाइंग द राइट्स, राइट बाय करके ही गॉट द राइट टू बाय 20 सर्च शेयर्स। अब आप कितने शेयर्स खरीद सकते हैं? 20 सर्च शेयर्स खरीद सकते हैं। ऑन 25 सितंबर 13, ऑन 25 सितंबर 13, ये तो फिर टैक्स ईयर 2014 शुरू हो गया ना? Yes, sir. हाँ, टैक्स ईयर 2014 शुरू हो गया ना? ऑन 25 सितंबर 13, ऑन 25 सितंबर 13 ही सोल्ड आधे राइट फॉर 7,000। इसने आधे राइट कितने के बेच दिए? 7,000 के। ही सोल्ड आधे राइट फॉर 7,000। इसने आधे राइट 7,000 के बेच दिए। यानी इसने राइट निकाले और राइट निकाल के आधे राइट बेच दिए और आधे राइट अभी इसकी जेब में पड़े हैं। तो राइट बेचने का फॉर्मूला किसी को आता हो? राइट सोल्ड का फॉर्मूला अभी मैंने सेक्शन 14 का 5 रिवाइज करवाया है। राइट बेचने का फॉर्मूला क्या है? पड़े पड़े महंगे हो गए हैं या बेच के फायदा उठा लिया है? बेच के फायदा उठा लिया। इनकम फ्रॉम सैलरी ए माइनस बी। अच्छा जी, पाया कितना? पाया 7,000। सारे राइट कितने के खरीदे थे? तो आधे कितने के खरीदे होंगे? 4,000 के। व्हाट इज पाया? व्हाट इज खोया? व्हाट इज बचा? 3,000। क्लियर? ये नोट करने का इतना टाइम दिया जाएगा, आप नोट करके थक जाएंगे। अभी मुझे आगे चलने दें। व्हाट यू फील? इस वक्त मेरे पास क्या है? आधे राइट्स। इस वक्त मेरे पास क्या है? आधे राइट्स। ऑन 22 जून 14, ऑन 22 जून 14 ही एक्सरसाइज द रिमेनिंग राइट्स। बकाया जो राइट बचे थे आधे, उसने क्या कर लिए? बाय पेइंग रुपीज हैवी अमाउंट, 83 रुपए पर शेयर देके। नोट करने का इतना टाइम दिया जाएगा, आप नोट करके थक जाएंगे। ऑन 22 जून 14 ही एक्सरसाइज द रिमेनिंग राइट बाय पेइंग रुपीज 83 पर। तो उसने ये राइट अब कंपनी को जमा करवाए और जमा करवा के इसने क्या बाय कर लिए? शेयर्स बाय कर लिए। तो 22 जून 14 को क्या हुआ? एक्सरसाइज राइट या परचेस्ड शेयर्स। आपने शेयर्स परचेज कर लिए। देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फॉर 1 ईयर। लेकिन आपने शेयर तो खरीद लिए, लेकिन शेयर अपने बोझे में दिखा दिखा के रखेंगे या छुपा छुपा के रखेंगे? इस टाइम तो आपने अंदर वाली जेब में डाल लिया। आपने कहा किसी की नजर ना पड़े। और हर दिन बाद सूरज ढलते तो आप नजर मार लेते हैं, हर दिन बाद सूरज ढलते तो आप नजर मार लेते हैं कि मेरे दिल के पास ये शेयर मौजूद हैं या नहीं है। तो ये शेयर्स कौन से हैं? विद रिस्ट्रिक्शन के। शायर जाते जाते क्या कह के गया था? जाते जाते उसने कलमा पढ़ा था, तो दूसरा मिसरा नहीं उसने पूरा किया था। अच्छा, वो शेयर उससे पहले क्या कह के गया था? वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। तो इसलिए सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं करना। वेयर शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय एंड एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, नोथिंग, ट्राई करें, नोथिंग विल बी एडेड इन सैलरी अंटिल ही गेट्स द फ्री राइट सेल, अंटिल ही गेट्स द फ्री राइट। ओके। अच्छा, फ्री राइट कितने अरसे बाद मिलने हैं? ये 2015 शुरू हो गया। 1 साल बाद इसको फ्री राइट मिल जाएगा। किस चीज का फ्री राइट मिल जाएगा? एम्प्लॉयर को छेड़ने का नहीं, शेयर्स के बेचने का। ही विल गेट द फ्री राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। 22 जून 2015 रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड, रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। ताहम या तातुम? हाउएवर का क्या मतलब होता है? ताहम। ताहम कासिम गया एम्प्लॉयर के पास, लाल अथरू बहाता हुआ, खून के आंसू बहाता हुआ, और एम्प्लॉयर को जाके कहा, सर मैंने ना बेच दिए हैं। कासिम, क्या बेचा है? सर मैंने बेच दिए हैं। सर मैं क्या बताऊं सर, मैंने बेच दिए हैं सर।
तो कासिम गुर्दे और नहीं सर, गुर्दे नहीं बेचे हैं सर, वो आपने मना किया था ना शेयर बेचने हैं, बेचने नहीं, मैंने सिर्फ बेच दिए हैं। ओए शेयर बेच दिए तूने, मना नहीं किया था तुझे? सर प्राइस बड़ी अच्छी लग रही थी सर, ऐसी कीमत लग रही थी कि वो कीमत आपकी भी सर मैंने बेच दी है सर, मेरे से नहीं रहा गया, इतनी अच्छी प्राइस लगी कि मैंने ज़्यारत करते करते शेयर निकाल लिए, मुझे पता था कि नहीं निकाल सकते, निकाल के मैंने बेच के पैसे भी ले लिए सर। कासिम बेच चढ़े, तुझे मेरे हुक्म, सर आपका हुक्म क्या, मैं वालिदैन का हुक्म आगे पीछे कर, यार अब ये तो नहीं तुझे बताना चाहिए था, चल थोड़े से तेरे पूछते हैं आंसू, बाकी तू रोता रहे। तो अब तूने यार तुझे उसे करना तो नहीं चाहिए था। बहरहाल कमिश्नर ने कहा आप दोनों मत लड़ो, मुझे बताओ बेचे कितने के? 10 जनवरी 2015 को, 10 जनवरी 2015 को शेयर्स सोल्ड बिफोर रिस्ट्रिक्शन रिलीज, बिफोर रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वो रिलीज लगा, बिफोर रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन। बुरा बच्चा है ये, इसने रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने का वेट नहीं किया, इसने कहा जरा बेच के देखता हूं होता क्या है, तो इसने शेयर्स बेच दिया। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का फटा, ये लड़े आपस में जो मर्जी करें, बहुत से लोग दुनिया में कहना नहीं मानते। कुछ बच्चे ये पूछते हैं इसने बेचे कैसे, जब जो है वो इसको मना किया गया था। तो इतने वो शरीफ बच्चे हैं कि आज तक जितनी बातें मना की जाती हैं वो सबसे मना हो जाते हैं। अजीब बच्चे हैं, क्लास के बाद आके पूछते हैं सर उसे मना किया था एम्प्लॉयर ने, वो कैसे बेच सकता है? इतने शरीफ बच्चे हैं जिंदगी में, आज तक इन्हें जिस बात से मना किया गया वो इन्होंने कभी भी नहीं की। वो बच्चा हाथ खड़ा कर दे, वो बच्चा हाथ खड़ा कर दे, जब से पैदा हुआ है जिसको मना किया गया हर बात से और वो मना हो गया है। 1 2 3, चलो माशाल्लाह होंगे ऐसे बच्चे। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें कि क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने मना किया और ये पंगा ले? तो अब ऐसी सूरत के अंदर शेयर का बिकना भी सैलरी में जाएगा। हालांकि शेयर का बिकना कहां जाता है? कैपिटल गेन में। वैसे सैलरी में जाना कब चाहिए था? इस वक्त, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगी थी तो सैलरी में लेके नहीं गए, बल्कि हमने धकेल दिया था सैलरी में लेके जाने को रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे, लेकिन इसने उससे भी पहले बेच दिए। तो दिखने में ये शेयर बिक रहे हैं, लेकिन ये वाहिद शेयर का बिकना है पूरे सिनेरियोज में हमारे जिसमें शेयर का बिकना भी कहां जाएगा? कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, सैलरी में जाएगा। और सैलरी का फॉर्मूला आपको मशहूर जमाना पता है, फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की लेंगे? 10 जनवरी के लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर एंड माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। ये फॉर्मूला अभी मैं लगाऊंगा फिगर्स के साथ। अच्छा जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाएगी तो अब क्या होगा? ओ भाईजान ना रहा बांस, अब कौन सी बजेगी बांसुरी? बांस ही नहीं रहा तो बांसुरी बजा के क्या करना है अब आपने? समझ आ गई बात की? तो डंडा ही नहीं तो मारना क्या आपने अगले को। तो अब खत्म होगी बात, अब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होती है। किस चीज की रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो रही है? कौन सी रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो रही है? कुछ भी नहीं हुआ, जो होना था वो कर दिया इसने। चलें जी, however he sold the shares on 10 जनवरी for 90 पर शेयर। कितने रुपए के बेचे? 90। ये शेयर्स की क्वांटिटी बताएं। 20,000 वालों होश के नाखून ले लो, अपने नाखून उतार के। 20,000 शेयर्स बाय करने का हक था इसके पास, लेकिन इसने तो आधे राइट बेच दिए थे। तो जब आधे राइट ही फारिग कर दिए तो शेयर्स भी कितने खरीदे होंगे? 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000 10,000। क्वांटिटी कितने रुपए के बेचे? अंडा 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 लगवाने, ठीक है 900। कॉस्ट ऑफ शेयर 10,000। एक्सरसाइज प्राइस या कॉस्ट ऑफ शेयर बता दे। खोया खोया कितने? 83 मल्टीप्लाई ये 90 वाली चीज पाई है और 83 वाली चीज खोई है। खोया माइनस होता है, आपको पता है हमेशा। 830 माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। कॉस्ट ऑफ राइट कितनी? कॉस्ट ऑफ राइट सारे राइटों की कॉस्ट कितनी थी? 8,000। तो आधों की 4,000। चलें जी, बबलू इधर क्या आएगा? 4। जो बबलू है वो बोला है। अच्छा तो पाया, खोया, खोया, बचा 6। बस ये आपका हो गया जी इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं दोबारा समझाने लगा सैलरी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं और आपको नोट करने का टाइम दूं, पहले मैं इस पॉइंट को जरा पढ़ाने लगाऊं। पहले इस पॉइंट को पढ़ाने लगाऊं, फिर मैं उसके बाद आपके सवाल लूंगा। पेज 98 का दूसरा पैरा। However, if the employee disposes of the share before getting the free ride, कभी कभी जो लोग पेज नंबर ढूंढ रहे होते हैं यहां नजर मार लिया करें, कभी कभी यहां नजर भी आ रहा होता है। However, if the employee disposes of the shares before getting the free ride. However, if the employee
डिस्पोजेज ऑफ द शेयर बिफोर गेटिंग द फ्री राइट। फ्री राइट से पहले अगर कभी एम्प्लॉय शेयर बेच दे, द सैलरी। शेयर्स का बेचना कहां जाएगा? सैलरी में। जिनका दिल में आ रहा है कैपिटल गेन में जाएगा, तो वह एफबीआर को ईमेल कर दें कि मेरी सजेशन है नेक्स्ट टाइम इसको कैपिटल गेन में डाल दें। वो फिर अब चेंज होता नहीं होता मुझे नहीं पता। द सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम द एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ द शेयर्स। भालू, व्हाट इज द टाइम एट व्हिच द एम्प्लॉय डिस्पोज्ड ऑफ द शेयर्स? इस दिन की फेयर वैल्यू लेनी है। Less amount given by employee for the shares and amount given by employee for the rights। तो ये जो सेकंड पैरा है, इसकी एग्जांपल तो आपको मिलेगी क्वेश्चन 3 में, पेज 103 पे। और सेकंड पैरा के साथ लिखा बुरा बच्चा, इसने रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले ही क्या बेच दिए थे? शेयर्स बेच दिए थे। अब आप हजरात नोट कर लें और सवाल मत पूछें, खुद सोचें जो सवाल है उसका जवाब क्या है। फिर मैं आपके सवाल 1-2 मिनट बाद लेना शुरू करूंगा। खुद सोचें अपने सवाल का जवाब, अगर कोई जहन में आ रहा है। जल्दी करें। नहीं, मैं आ गया हूं। अच्छा वो यार, वो कैमरा उधर करवा के ला, कैमरा उधर करवा। बुरा बच्चा लिख लिया, दिखाओ। क्या कह रहा है? अपना नाम लिख लिया। तुझे पर लगनी है हो रहा है। जल्दी करना, जल्दी। बुक नहीं ले ले बबलू, नहीं चेक कर रहे हो, लेवल है भाई का। लेटने का मार्जिन भी रखा हुआ है। जी भाई पूछो, आप सवाल क्या पूछ रहे थे? हाँ वो मैं आता हूँ उसकी तरफ। अच्छा मुझे बताएं जी, सवाल में कहीं गलती से इस दिन की फेयर वैल्यू तो नहीं दी हुई उसने? दी हुई है। कितनी है इस दिन की फेयर वैल्यू शेयर्स की? 85। और इस दिन की भी दी हुई है। कितनी? 89। इस दिन की फेयर वैल्यू क्यों नहीं ली? क्योंकि शेयर ही क्या जो बेच ना सके, तो इस खुशी को करके क्या करना है? इस दिन की फेयर वैल्यू क्यों नहीं ली? शेयर है ही नहीं, तो आप फेयर वैल्यू किस चीज की लेनी है? नहीं 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 ना 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 ना, ये एग्जैक्ट उस डेट की होती है फेयर वैल्यू, एग्जैक्ट उस डेट की। हाँ तो फिर जितने, अगर आधे शेयर आपने भेज दिए तो आधे शेयर्स को सैलरी में डाल दो, बाकी आधे जो होंगे उनको रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे आप इधर डाल देना सैलरी में दोबारा। अच्छा पिछले सवाल में रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने वाली फेयर वैल्यू क्यों ली थी? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने तक शेयर उसकी जेब में थे। इधर रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने वाली फेयर वैल्यू क्यों इग्नोर की है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले उसने शेयर बेच दिए। तो ये एक वाहिद ऐसा अजीब सा सिनेरियो है जिसमें रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले अगर शेयर बेच दिए रहे तो किसमें चले जाते हैं? इनको हम सैलरी में। अब ऐसा करें, समरी को खत्म करें, पेज 104 पे आके। $2012 में मेरी जेब में क्या है? कागज का टुकड़ा, प्री रजिस्ट्रेशन। जो नोट कर रहे हैं, बस बहुत टाइम दे दिया था नोट करने के लिए। 2012 में मेरी जेब में क्या है? कागज का टुकड़ा। 2013 में मैंने कागज का टुकड़ा एक्सरसाइज करके क्या खरीद लिए? लेकिन शेयर्स पे क्या लगी है? यहां मैं शायर को याद कर करके कह रहा हूँ, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। शायर की कब्र पे जाके कह रहा हूँ, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। नोट कर ले पहले, अब देख लें। अच्छा बुरा तो नहीं मान जाते आप लोग। अच्छा सोल्ड शेयर्स, लेकिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज तो बाद में होनी थी। रिस्ट्रिक्शन रिलीज बाद में होनी थी, आपने पहले ही पंगा लिया। आपने कहा शेयर बेच के देखता होता क्या, और बिक गए। सोल्ड द शेयर बिफोर रिलीज ऑफ। अब गेन किस में जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ राइट इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी।
आप बता दें इस दिन क्या करना है जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी। इस दिन आपने जो है वो कुछ भी नहीं करना, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। ओके, तो ये हमने किया है अभी अभी ताजा ताजा, पेज नंबर 103 पे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, उसका कंधा थक जाएगा, बस करो। एक सवाल बिल्कुल एक ही पूछना फिर। एक मिनट ये वाला सिनेरियो बन गया। हाँ ठीक है, फिर लिटिगेशन हमारे सिलेबस पे नहीं, वो पेपर में उठ के कहाँ कोर्ट में जा रहे होंगे हम। नहीं तो इट्स नॉट और डिस्कशन, चाहे वो जाए उसका अपना मसला है। जो लॉ ने कहा है यही सब करेंगे, तब भी जवाब नहीं बदलेगा। जो लॉ ने कहा है बस वही होगा। ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर अगर लिटिगेशन में चला भी जाए तो बस हम गेन निकाल के सैलरी में डाल देंगे, खत्म बात। लिटिगेशन होती है ऐसे ही पंगे लेना। अच्छा चैप्टर 19 पे आए, चैप्टर 19 पे आए, ज़मीर अंसारी वाला सवाल ढूंढें। पेज नंबर 384, क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट नंबर सी। ज़मीर अंसारी हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर्स ऑफ WPL। अच्छा, इसको शेयर ही मिल गए सीधे सीधे, प्री रजिस्ट्रेशन कराए बगैर भी कॉलेज में आके आपको सीट मिल जाती है कभी कभी अगर जगह हो तो। मिस्टर ज़मीर हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर्स ऑफ WPL ऑन 1 दिसंबर 2006, पेज नंबर 384, अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। इधर देख लें, मेहरबानी होगी, मैं यही कहता हूं। अच्छा जी, शेयर्स मिल गए किस तारीख को? 1 दिसंबर 2006 को, अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ही हैड द ऑप्शन टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2009। तो भाईजान इस दिन इसको शेयर मिल गए हैं, इस दिन इसको शेयर मिले हैं विद रिस्ट्रिक्शन, और इस दिन ये शेयर्स को बेच सकता है। अब बता दें आगे पढ़ के, अच्छा बच्चा है रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद बेचा है या रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले बेचा है? रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद बेचा है। तो अच्छा बच्चा है या बुरा बच्चा है? अच्छा बच्चा है, इसने रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने का वेट किया फिर बेचा है। इस येलो वाले इवेंट का नाम परचेज शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें। इस स्काई ब्लू वाले का नाम सोल्ड, कौन बोल रहे थे? रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड, 1 जनवरी 9 को रिस्ट्रिक्शन रिलीज, और 1 अप्रैल 10 को सोल्ड शेयर्स। तो ये तो कल जैसा सवाल बन गया, क्वेश्चन 2 जो किया था ना, क्वेश्चन 1 बना ना 3 बना, क्वेश्चन 2 बन गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ शेयर बता दें भाईजान, आपसे भी पूछा जा रहा है कॉस्ट ऑफ शेयर। कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर, इशारा करके बताएं उस क्लास से, हाइब्रिड से इशारा करके बताएं। कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर इशारा करके बताएं, उधर से इशारा करके। ये मेरा इशारा नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आंडार पे, कॉस्ट ऑफ शेयर इज आंडा। कॉस्ट ऑफ, कहां लिखा है एम्प्लॉय ने पैसे दिए हैं? अच्छा, अगर एम्प्लॉय ने पैसे दिए हैं, चले एम्प्लॉय ने पैसे दिए हैं, तो एम्प्लॉय ने 1 दिसंबर 2006 को शेयर खरीदे हैं ना, तो 1 दिसंबर 2006 को वैसे बाजार में कितने का था ये शेयर? बाजार में 35 का था। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय शेयर स्कीम लॉन्च की और एम्प्लॉयज को कहा, एम्प्लॉयज आपके लिए खुशखबरी है, वो शेयर जो बाजार में 35 का है हम भी तुम्हें 35 का देंगे। एम्प्लॉयज ने कहा भाईजान ना सो, खुदा का खौफ करो आप, ज़मीर अंसारी ऑर्गेनाइजेशन वालों, आप क्या कर रहे हो? खुदा का खौफ करो, यहां से भागो, हमें आप झांसा मत दो। जो चीज बाजार, मिसाल के तौर पे आपके कजन ने दुकान खोली, आपके कजन ने फोन किया, यार वो मोबाइल जो लाख का मेरे से आके लाख का ले ले, आपने कहा चलना असल तेरा एहसान भी लूंगा और वो भी करूं, इतनी दूर तेरे पास चल गया, साथ वाली दुकान से भी लाख का मिल रहा है। ओ भाईजान, एम्प्लॉइज पागल नहीं होंगे कि फेयर वैल्यू पे चीज खरीद लें, फिर एम्प्लॉय शेयर स्कीम का फायदा क्या है? तो मोहतरम, इसीलिए आई कैप का अल्लाह भला करे, उसने परचेज का लफ्ज़ लिखा, रिसीव्ड का लिखा है। परचेज होता तो पैसे देता, रिसीव्ड लिखा है, तो रिसीव्ड से मुराद होगा यहां फ्री ऑफ कॉस्ट, रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कितने रुपए एम्प्लॉय के जेब से गए? 0। कैसे पता चला? 35 रुपए क्यों नहीं ले सकता मैं कॉस्ट ऑफ शेयर? फिर तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम की लॉजिक रिस्ट्रिक्शन लगी है। हाँ, मैं 35 रुपए में क्यों नहीं ले सकता शेयर की कॉस्ट ऑफ शेयर? फेयर वैल्यू नहीं मैं कह रहा, कॉस्ट बोल रहा हूं। 35 रुपए को क्यों नहीं ले सकता कॉस्ट ऑफ शेयर?
क्योंकि एम्प्लॉय शेयर स्कीम का फायदा क्या है कि अगर बाजार की कीमत पे ही एम्प्लॉयर से मैंने शेयर लेने हैं। अगली बात, क्या पेपर में ऐसा हिंट दिया हुआ है जिससे पता चल रहा है कि शेयर परचेज नहीं किए? रिसीव्ड क्या लफ्ज लिखा हुआ है? रिसीव्ड मींस रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में आपको शेयर्स मिले हैं। क्लियर? अब इस तरह की डायग्रामें बनाएं, 2006, 9, 10 इस तरह की डायग्रामें बनाएं, या आज डायग्राम बनाए बगैर ट्राई करें? डायग्राम बनाए बगैर ट्राई करें, क्योंकि डायग्रामें तो नहीं पेपर में बनानी होंगी। तो अब मैं डायग्राम बनाए बगैर इसका सॉल्यूशन बनाने लगा हूं। मिसाल के तौर पे पेपर में आपने खोली वर्किंग एम्प्लॉय शेयर स्कीम की, तारीखें बताएं। 1 दिसंबर 2006 रिसीव या परचेज शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन विद रिस्ट्रिक्शन। डन। अगली तारीख बताएं। 1 जनवरी 2009। इवेंट का नाम बताएं। रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। अच्छा, अब अगला तारीख बताएं। 1 अप्रैल 2010। इवेंट का नाम सोल्ड शेयर्स। क्लियर? अब जरा प्लानिंग कर लें कि जिस दिन मुझे शेयर मिले हैं, जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो सैलरी में कुछ डालूं या वेट करूं रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने का? वेयर शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी अंटिल द रिस्ट्रिक्शन इज। तो इधर क्या डालूं सैलरी में? अच्छा, अब बता दें इस दिन में इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या डालूं? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। क्लियर? अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के दिन की फेयर वैल्यू ढूंढ के बतानी है आपने मुझे। रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने वाले दिन की 42। नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 ज़रब 42 630। कॉस्ट ऑफ शेयर 0, और राइट का तो जिक्र ही नहीं सवाल में, मुफ्त में ही शेयर मिल गया, प्री रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवानी पड़ी जी। 630 ये किस दिन चला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में? अच्छा, अब शेयर्स क्या हो गए हैं? सोल्ड हो गए हैं। शेयर्स का बेचना कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम। वो शेयर्स का बेचना सैलरी में कब जाता था? जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से। अभी तो आप रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के। अच्छा, ये हमारा वो जो समरीज है ना, ये वो जो हमारी समरीज हैं, तो समरीज में ये दूसरा सिनेरियो जो कल हमने कर लिया था। कल का क्वेश्चन 2 यही था, परचेज राइट। हमारे सवाल में तो चले हैं नहीं, नहीं ये नहीं, ये वाला, सॉरी ये हमने आज किया। अच्छा, एक्सरसाइज राइट्स या परचेज शेयर्स, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद शेयर्स हमने बेच दिए हैं। तो माजरत ये क्वेश्चन 1 जो है हमने आज किया है वैसा क्वेश्चन। क्लियर? तो वैसे भी यहां लॉजिकली सोचें चीजों को, शेयर मिल गए हैं, बेच नहीं सकते, क्या करें? नथिंग विल बी एडेड अंटिल द रिस्ट्रिक्शन इज। जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो तो कहां डाल दें? सैलरी में। अब शेयर तो मेरी जेब में है, बिल्कुल मेरी जेब में है। यहां तक जो शेयर शेयर थे वो मैंने छुपा के रखे हुए थे 1 दिसंबर से। 1 जनवरी 9 को मैंने जेब में बाहर करके निकाल के रख लिए होंगे, और 1 जनवरी 9 के बाद 1 अप्रैल 10 को मैंने जेब से पक्के ही बाहर निकाल के इनको बेच दिया। शेयर्स का बेचना किस साइड में जाएगा? कैपिटल गेन में। कल क्या फॉर्मूला पड़ा था? कंसिडरेशन माइनस वेयर कॉस्ट इज सम ऑफ ए बी एंड where A is the cost of, B is the cost of, and C is income from salary। अच्छा जी, मुझे बताएं शेयर मैंने कितने के बेचे? 48 रुपए के बेचे 1 अप्रैल 2010 को। कितने शेयर्स हैं? 15,000। 15,000 जरा 48, 720। What is the cost of share? What is the cost of right? What is income from salary? और इन तीनों का टोटल यही वाला 630 आ गया ना। तो देखते नहीं कुछ लोग ऊपर, इन दोनों का टोटल यही वाला 630 आ गया ना। गेन 90 नोट कर लो। वो भी मैं, हाँ इनकम फ्रॉम सैलरी में किसी हेड में भी कुछ नहीं जाएगा, वो मैंने बात अभी करनी है, सब्र करो। You have only 30 seconds to note it down. अच्छा मोहतरम,
नोट कर लिया? लगता है साथ साथ नोट कर रहे थे, हमने कर लिया। जल्दी करें। क्या कह रहे हो? छुट्टी क्या मतलब? संडे को आती है ना, संडे को छुट्टी होती है। हाँ ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक मसला है, उधर ही रखो बस, क्या आप लोग नोट नहीं कर रहे? ये मसला है, हो गया नोट? अच्छा, ये बिरयानी की तरह आराम आराम से ना खाया करें सवाल को, आप चॉकलेट की तरह जल्दी जल्दी खाया करें सवाल को। 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क भी साथ वाले को देंगे ना तो वो खुश हो जाएगा। छोटी मोटी खुशियां बांटते रहा करें। वो उधर कह रहा है पूरी क्लास में बांटने। अच्छा चलो जी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सरप्राइज दिया किसी को, साथ वाले के बैग में सेब रख दिया, उसने घर जाके निकाला। जबरदस्त। मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अच्छा पेज नंबर 104 पे आए, पेज नंबर 104 पे। एक मसला है, वो जरा आपने समझना है कि अगर शेयर्स प्राइवेट कंपनी के होंगे ना तो फिर बेचने पे होल्डिंग पीरियड भी देखना पड़ेगा, लेकिन अगर तो पब्लिक कंपनी के होंगे फिर नहीं देखना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी के होंगे तो बेचने पे होल्डिंग पीरियड भी देखना पड़ेगा। इसलिए पेज नंबर 104 पे आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने लगा हूं। इधर देखें, राइट कब खरीदा? 2012 में। शेयर कब खरीदा? शेयर कब बेचा? अच्छा मोहतरम, आपको पता है कि होल्डिंग पीरियड का राइट से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, होल्डिंग पीरियड का शेयर से ताल्लुक होना चाहिए। तो इसलिए ये जो ग्रीन हाइलाइटर है ये मैंने इसलिए ऊपर फ्लाइंग एरो के तौर पे शो कर दिया है। फ्लाइंग एरो जो मैंने बनाया है दैट मींस के पेपर में आपने होल्डिंग पीरियड कैसे गिनना है बता दें जी। होल्डिंग पीरियड शेयर खरीद कर शेयर बेचने के दरमियान के अरसे में गिनना है या प्री रजिस्ट्रेशन से आपने गिनना शुरू कर देना कि मैंने शेयर होल्ड किया हुआ है? तो बस परचेज शेयर को अंडरलाइन करें, सोल्ड शेयर को हाईलाइट करें, फ्लाइंग एरो को हाईलाइट करें। इससे क्या काउंट किया करेंगे हम? होल्डिंग पीरियड। तो राइट को लिफ्ट नहीं करानी आपने होल्डिंग पीरियड गिनते हुए। और अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हुए और 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड हुआ तो गेन को फिर 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। डन? अच्छा लेकिन एक थोड़ा सा मसला आ सकता है सिनेरियो 3 में। क्या कि शेयर खरीदे हैं आपने, फिर रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई है, फिर बेचे हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर रिस्ट्रिक्शन रिलीज से नहीं, फ्लाइंग एरो, फ्लाइंग एरो कॉन्सेप्ट देगा भाईजान। शेयर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उन पर रिस्ट्रिक्शन है, आप होल्डिंग पीरियड फिर भी गिनना शुरू कर दें, क्योंकि जेब के अंदर है, छुपे तो पड़े हैं तो जेब में ही ना। इधर भी इसी तरह होगा, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने को लिफ्ट नहीं कराई जाएगी। तो सादा रूल क्या बन गया जो आपने पढ़ा था? शेयर परचेज करें और शेयर उसके दरमियान के अरसे को होल्डिंग पीरियड कहते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन वाला सिनेरियो बीच में डालने की कोशिश की तो उसे इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। और रूल क्या रहेगा? परचेज शेयर और सोल्ड शेयर इन दोनों के दरमियान के अरसे को क्या कहेंगे? होल्डिंग पीरियड। डन? अब हमारे सवाल में वापस आए जिथे दी। सवाल में आके बताएं विम्पी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक? प्राइवेट। तो अगर प्राइवेट है तो फिर होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा। होल्डिंग पीरियड कब से कब तक के दरमियान देखूं? परचेज कब किए शेयर? इस दिन परचेज या रिसीव एक ही बात होगी ना। परचेज कब किए शेयर? 1 दिसंबर को। और सेल कब? ये मेरा फ्लाइंग एरो बना। नाउ इस फ्लाइंग एरो के साथ मुझे बता दें होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है गेन को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। इस गेन को 75% से मल्टीप्लाई करें। 90 ज़रब 75%, 67 पॉइंट, ये है मेरी कैपिटल गेन इनकम 67.5। क्लियर? अच्छा अब मुझे बताएं, नहीं अभी बाद में तस्वीर लीजिएगा जब मैं कहूंगा। अब मुझे बताएं कि टैक्स ईयर 2007 में कितना गया? ये टैक्स ईयर 2007 है ना? कितना गया? टैक्स ईयर 2007 में कुछ भी नहीं गया इनकम में। टैक्स ईयर 2008 तो कोई गायब ही हुआ है, उसमें भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं गया इनकम में।
ये टैक्स 2009 है, इसमें क्या गया इनकम में? वो तो मैंने टाइमलाइन बना रहा होता था ना, समझ आती चीजें, अभी जरा बताना पड़ेगा मुझे। इनकम फ्रॉम सैलरी में गया, कैपिटल गेन में कितना? 630। और टैक्स ईयर 2010 में इनकम फ्रॉम नॉर्मल टैक्स रिजीम, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर है, कितना? 67 पॉइंट। ऐसा ही है, जहां मर्जी करो, ये आपके समझने के लिए है। ये अभी मैं कल आपको बताऊंगा, पेपर में इस तरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस आपको सीधा सीधा देख के पता चल रहा है टैक्स 2010 में कितना गया और 9 में कितना गया। क्लियर हो गया जी? हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ टैक्स 2010 है, इसलिए सोल्यूशन में हमें सिर्फ कौन सा गेन नजर आ रहा होगा? कैपिटल गेन। कितना? 67.5। चलें यहीं से बात कल कंटिन्यू करेंगे दोबारा, ये डायग्राम आपके सामने खोलूंगा, कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से।